हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करें। आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आज का जो पहला चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो देखिए चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके सब टॉपिक्स के बारे में पहले हम बात कर लें। तो चैप्टर में आपका पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्हाट इज क्रॉप, कि क्रॉप क्या होता है। देखिए क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल। क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि भाई क्रॉप जो है वो कितने टाइप्स की होती है। और लास्ट जो आपका टॉपिक आज की वीडियो का रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा आज का पहला सब टॉपिक हम देखें। पहला टॉपिक है क्रॉप। तो क्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं हम? फसल। आप सबने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सुनी होगी। देखिए अब फसल का मतलब क्या है, क्रॉप का मतलब क्या है। कोई भी प्लांट जिसको हम एक बहुत बड़े लेवल पे और लार्ज स्केल पे उगाते हैं उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? उस चीज को हम कहेंगे क्रॉप। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के घर में गार्डन होगा, आप कई तरह के पौधे वहां पर उगाते होंगे, लेकिन उसे हम फसल नहीं कह सकते। उसे हम फसल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्रॉप उसी को नाम दिया जाता है जो एक बहुत ही बड़े से खेत में बहुत ही बड़े लेवल पे जब एक ही टाइप की या एक ही टाइप का कोई भी प्लांट उगाया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है और उस फसल को उगाने का सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो क्या होता है? लोगों की या पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करना। तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं क्रॉप। डेफिनेशन से समझेंगे हम। ओके, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन, या कह सकते हैं कल्टीवेटेड, ग्रोन और कल्टीवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नॉन एज क्रॉप। कि जब एक ही टाइप को, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब एक ही टाइप के प्लांट को हम ग्रोन या कल्टीवेटेड का मतलब क्या है होगा ना, जब एक ही टाइप के प्लांट को हम एक ही जगह पर और बहुत बड़े लेवल पर उगाते हैं तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं फसल या क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं क्रॉप ऑफ वीट, वीट मतलब गेहूं, क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या हुआ? गेहूं की फसल, यानी गेहूं को ही एक बहुत बड़े से खेत पर या लार्ज स्केल पर उगाया गया है। ओके, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉप ऑफ वीट। क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट ताकि आप इसको नोटबुक में शेयर कर सकें। ओके, ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने प्रकार की फसलें होती है। देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली हमारी कंट्री इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या है कि बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की क्या है क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, कहीं पर मौसम अलग रहता है, कहीं पर बहुत ज्यादा वार्म रहता है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। और हर टाइप की जो फसल होती है उसको उगने के लिए, उसको सही ढंग से कल्टीवेट होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है। ओके, कुछ फसलें होती है जो बहुत कम पानी में उग जाती है, किन्हीं को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ऑन दी अदर एंड कुछ फसलों को ठंडा मौसम चाहिए होता है उगने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर जो क्रॉप्स का डिवाइडेशन किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? वो किया गया है सीजन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सीजन के अकॉर्डिंग। मेनली इंडिया के अंदर कितने सीजन होते हैं? 3 सीजन होते हैं, विच इज समर सीजन, विंटर सीजन एंड द थर्ड वन इज जस्ट अ मिनट, रेनी सीजन। आई एम सॉरी। ओके, और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ types of crops on the basis of seasons.
तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन दी लिखा हुआ है ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप। कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। पहली क्रॉप का नाम है रबी क्रॉप। फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप। सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप एंड थर्ड वन इज जायद क्रॉप। ठीक है, तीनों ही टाइप के जो क्रॉप है उनको उगने के लिए अलग अलग सीजन की जरूरत होती है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, तो अब एक एक क्रॉप के बारे में हम देखते हैं किस सीजन में इसको उगाया जाता है, किस सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है और उनको उगने के लिए किस किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हमारी जो पहली क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। ठीक है, तो देखिए रबी की फसल को उगने के लिए मतलब इसे किस सीजन में उगाया जाता है? तो इसे मेनली उगाया जाता है विंटर सीजन में। विंटर यानी सर्दी के मौसम में इसको उगाया जाता है। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सर्दी कब से कब तक रहती है? लगभग इंडिया में रहती है सर्दी अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इंडिया में जो या फरवरी ले लेते हैं, इंडिया में सर्दी के मौसम का सीजन क्या है? अक्टूबर से फरवरी। तो लगभग इसी सीजन में इसे उगाया जाता है। अब इसी सीजन में इसे क्यों उगाया जाता है? क्योंकि रबी की फसल को उगने के लिए बहुत ही ठंडा, है ना, कह सकते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको अक्टूबर से फरवरी में उगाया जाता है। और इसे कल्टीवेट कब किया जाता है, इसे काटा कब जाता है? जब गर्मी की शुरुआत होती है। लगभग मार्च की एंडिंग से अप्रैल के सीजन में इसकी कटाई होती है। रिसेंटली अभी ये सीजन गया है, आप सबके घर में गेहूं लाए होंगे, है ना, गेहूं को स्टोर किया होगा लाके। क्यों? क्योंकि उसी समय मार्च से अप्रैल की सीजन में ही इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो इसको उगाने का समय कब से कब तक है? अक्टूबर से लगभग फरवरी तक। और इसको काटने का, इस फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो होती है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। और इसको उगने के लिए लगभग किस क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है? इसको उगने के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट की, या ये भी कह सकते हैं ठंडे क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखिए वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, और ऐसी भी बहुत सारी फसलें हैं जिसको जो इस सीजन में उगाई जाती है उसको रबी क्रॉप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। ओके, नेक्स्ट टाइप की जो क्रॉप है वो है खरीफ क्रॉप। इसे कब उगाया जाता है? इसे उगाया जाता है रेनी सीजन में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो खरीफ की क्रॉप जो है वो किसान खेतों में उगा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए रीजन बनता है इसे रेनी सीजन में ही क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इन फसलों को, खरीफ की जितनी भी फसलें होती है उनको उगने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या चाहिए? पानी की जरूरत होती है। इनको उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में रेनी सीजन लगभग कब से कब तक रहता है? इंडिया में रेनी सीजन रहता है जून टू सितंबर। लिख लीजिए यहाँ पे सोन है, यानी कि ये बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून से सितंबर के बीच में ये बोई जाती है और इनकी कटाई की जाती है। ओके, और ये कल्टीवेट की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, हार्वेस्टेड इन लगभग बारिश का सर्दी का सीजन जब स्टार्ट होता है अक्टूबर से नवंबर, तब इसे काट लिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं उनके। एग्जाम्पल है मेज यानी मक्की, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको उगने के लिए। मिलेट मतलब बाजरा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये वही सब फसलें हैं जिनको बारिश के सीजन में यानी कि अभी उगाया जा रहा होगा खेतों में। क्यों? क्योंकि इनको उगने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए। ओके, चलिए यही पर
जायद क्रॉप। ठीक है, देखिए सर्दी का मौसम हो गया, बारिश का मौसम हो गया, अब बचा है गर्मी का मौसम। ठीक है, मेनली 3 महीनों में ही इनको उगाकर काट लिया जाता है। कौन सी फसलों को? जायद क्रॉप को। लगभग मार्च में इसको बोया जाता है और जून तक इसकी कटाई कर ली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन फसलों को उगने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है। ओके, तो जायद क्रॉप के मार्च में इसको बोया जाता है और जून जुलाई के लगभग इसको कल्टीवेट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकुम्बर मतलब ककड़ी, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, मस्कमेलन एक्सेट्रा। मस्कमेलन मतलब खरबूजा। ओके, तो ये जायद क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप की फसलें हुई, रबी, खरीफ और जायद क्रॉप। मेनली आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्या क्या? कि इसे किस सीजन में बोया जाता है, किस मंथ में इसको बोया जाता है, किस मंथ में इसको कल्टीवेट किया जाता है, और मेनली इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो देखिए, फसलों के बारे में जाना हमने, अब हम पढ़ेंगे कि फसलों को उगाया कैसे जाता है। ओके, तो हमारा थर्ड टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, इस नाम का मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि फसल को बोया जाता है फिर उसको काटा जाता है। सिर्फ इतना सा ही काम नहीं है, इन दोनों चीजों के बीच में, यानी कि फसल को बोने से लेकर उसके काटने तक बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेसेस को अपनाया जाता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ओके, उसी चीज को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके किसान किसी फसल को खेत के अंदर उगाता है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ लिखती हूँ, उसके बारे में डिटेल में हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्लूइंग, सेकेंड है सोइंग सीड, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट टॉपिक ये हो गया अपना। सेकेंड है सोइंग सीड, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ है इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट प्रैक्टिस इज स्टोरेज। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए? देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है? पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी फसल को बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। सेकंड है आपका सोइंग सीड, उसके बाद मिट्टी के अंदर जिस मिट्टी, ठीक है। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मिट्टी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं, किस रूप में? मैन्योर या फर्टिलाइजर के रूप में। फोर्थ है इरिगेशन, पौधों को टाइम के साथ पानी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो फोर्थ स्टेप हो गया इरिगेशन। ओके, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, वीड का मतलब होता है जंगली पौधे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उनसे पौधों को बचाना, उनकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, यानी कि पौधों की कटाई करना। और लास्ट स्टेप आती है कि जिस फसल को हमने काटा है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना। ठीक है, अब एक एक स्टेप के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आइए अब एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, कि किस तरीके से और किस स्टेप को, किन स्टेप को फॉलो करके हम या किसान खेतों में फसलों को उगाता है। ओके,
प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। और मिट्टी को तैयार करने से मतलब क्या है, देखिए जिन खेतों के अंदर फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, तो पहले उसकी मिट्टी इस लायक होनी चाहिए कि उसके अंदर हम फसलें उगा सकें। कई बार क्या होता है, जब मिट्टी बहुत दिनों तक बिना पानी के रह जाती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के क्रम्स बन जाते हैं। क्रम्स मतलब बहुत सारे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। अगर उसके अंदर हम फसलों को उगाएंगे तो फसलें प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाएंगी। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, मिट्टी को किया जाता है लूज, उसको उखाड़ा जाता है, उसको उस जगह से वहां से ढीला किया जाता है। ठीक है, मिट्टी को इस तरीके से ढीले करने की प्रोसेस, उसको लूज करने की प्रोसेस कहलाती है प्लोइंग या टिलिंग। ओके, तो देखिए मिट्टी को इस तरीके से ढीला करने से या उसको लूज करने से फायदा क्या है। मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। मिट्टी की बहुत ही कम टॉप लेयर ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट से मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट से मेरा मतलब है मिनरल्स। ओके, अगर एक पौधे को प्रॉपर तरीके से उगाना है, फसल को प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट करना है, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए लगभग 13 टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। हालांकि हर फसल की उगने के लिए, हर फसल को उगाने के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी या न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, बट फिर भी अगर बेसिक तौर पे हम माने तो 13 टाइप के न्यूट्रिएंट एक फसल को उगने के लिए चाहिए। ओके, तो जब मिट्टी को इस तरीके से लूज किया जाता है तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस का कंटेंट या न्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ता है, जिससे कि जो भी हम उसके अंदर देंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में, उसका कंटेंट जो है वो मिट्टी के अंदर बढ़ेगा ताकि फसलें जो है वो प्रॉपर तरीके से उग पाए। ओके, अब देखिए किस तरीके से ये प्रोसेस की जाती है। तो अगर ट्रेडिशनल पारंपरिक या पुराने तरीकों की मैं बात करूं तो प्लो, हल चलाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि बैल होते हैं और बैल के कंधों पर या बैल के ऊपर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है। जैसे जैसे बैल आगे आगे जाते हैं मिट्टी पीछे पीछे से उखड़ती जाती है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, वही प्रोसेस कहलाती है लूजनिंग ऑफ द सॉइल, या जिसको हम प्लोइंग कह सकते हैं, जिसको हम टिलिंग कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए वो पुराना तरीका था। अभी के जमाने में नया जो मॉडर्न तरीका है उसमें जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसी के पीछे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे मिट्टी जो है वो लूज होती जाती है। इससे फायदा क्या है कि भाई जब बैल पहले इस तरीके से बैलों की सहायता से प्लोइंग की जाती थी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। इससे टाइम बचता है और मिट्टी जो है वो एक ही लेवल पे क्या हो जाती है, उखड़ जाती है, लूज हो जाती है। ओके, तो देखिए तो मिट्टी को प्रिपेयर करने की या मिट्टी को लूज करने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे क्या हम, प्लोइंग और टिलिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ loosening of the soil is known as plowing or tilling. मिट्टी को लूज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लोइंग और टिलिंग कहलाती है। अब देखिए मिट्टी जो है वो लूज तो हो गई, अब उस मिट्टी को एक जैसे लेवल पे भी लाना पड़ता है। तो उसको लेवल पे लाते हैं किससे, लेवलर से। ओके, किसे लाते हैं, लेवलर से उसको लेवल पे लाते हैं, तब जाकर वो जो मिट्टी है वो फसल उगाने लायक बनती है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर टॉपिक है, मिट्टी तो तैयार कर ली हमने, अब क्या करेंगे बताइए आप। सोचिए कि फसल को उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फसल को उगाने के लिए बीज बोना पड़ेगा। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वही क्या है, सोइंग सीड। सीड मतलब बीज, बीज को बोएंगे तभी फसल उगेगी ना। ओके, तो सोइंग सीड। अब देखिए बीज को उगाने से पहले भी कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या है जो हमें सावधानी में रखना है, वो है अच्छे बीजों का चुनाव करना। देखिए जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फसल मिलती है, ये चीज आपने सुनी होगी। तो जितने अच्छे या हेल्दी सीड्स आप मिट्टी के अंदर बोएंगे उतनी ही हेल्दी फसल या क्रॉप आपको बनकर तैयार मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि बीजों का चुनाव कैसे किया जाए, उसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। देखिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम पानी भर देंगे। भर दिया हमने पानी। अब मान लीजिए मुझे गेहूं की फसल उगानी है, क्या करेंगे, एक मुट्ठी में हम गेहूं लेंगे और उन गेहूं को इस पानी के अंदर हम डाल देंगे और कुछ देर के लिए इस पानी को सेटल डाउन होने देंगे, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही।
कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि उन बीजों में से कुछ बीज ऐसे होंगे जो आपको पानी के ऊपर उसकी सतह पर तैरते हुए नजर आएंगे, बल्कि कुछ बीज ऐसे होंगे जो आपको मिट्टी के पैंदे में यहाँ पर नीचे पानी के पैंदे में यहाँ पर नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। मतलब क्या हुआ कि ऊपर यहाँ पर जो बीज तैर रहे हैं वो बीज अनहेल्दी बीज है, अंदर से क्या है, खोखले, ठीक है, वो खराब बीज है जिनको अगर आपने फसल बोने के लिए उगाया तो आपकी फसल नहीं उग पाएगी, ठीक है। नीचे जो बीज बैठ गए हैं वो हेल्दी बीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बीजों का चुनाव किया जाता है बीजों को बोने के लिए, ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या है कि देखिए, जब बीजों को बोया जाता है मिट्टी के अंदर तो एक गहराई तक बोएंगे हम, डेप्थ में उसको बोया जाता है, ठीक है। अब देखिए सावधानी यहाँ क्या रखनी है कि मिट्टी को हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं दबा सकते, बीजों को हम मिट्टी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि पौधे को उगने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए भी, उसको पानी भी चाहिए, उसको प्रकाश भी चाहिए सूर्य का, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर हम उसको डीप में उगा देंगे तो वहां तक ना तो सूरज की रोशनी पहुंच पाएगी, ना मिनरल्स पहुंच पाएंगे, ना पानी पहुंच पाएगा, पहली चीज। ऑन दी अदर हैंड एट द सेम टाइम अगर आपने बीजों को मिट्टी के बिल्कुल ऊपर लेवल पर उगा दिया तो क्या होगा, जब आप उसको इरिगेट करेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी के प्रेशर की वजह से मिट्टी से निकलकर वो बीज बाहर आ जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बीजों को बोते समय उसको एक प्रॉपर गहराई तक, एक प्रॉपर डेप्थ तक बोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना तो वो मिट्टी में बहुत ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, ना ही वो मिट्टी में बहुत ज्यादा गहरे जानी चाहिए, ताकि प्रॉपर डेप्थ पे उसको सूरज की रोशनी मिल सके, मिनरल्स मिल सके और पानी मिल सके, ठीक है। तो दो क्या क्या सावधानियां हैं, पहली ये अच्छे बीजों का चुनाव करना और बीजों को प्रॉपर डेप्थ तक बोना, ठीक है। बात आ गई बीजों को बो लिया, अब बीजों को बोएंगे कैसे, तो वही यहाँ पर भी दो मेथड काम करते हैं। एक मेथड काम करता है ट्रेडिशनल, ऑन दी अदर हैंड दूसरा मेथड काम करता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखिए पहले क्या करते थे, ऐसा एक फनल होता था, फनल यानी तेल को छानने की जो कुप्पी कह सकते हैं यहाँ, इस टाइप का एक बड़ा सा फनल होता था और इस फनल के अंदर इस तरीके से 3-4 पाइप लगे हुए होते थे, ठीक है। और इसको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आगे पीछे किया जाता था। अब जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं बोने हैं तो इस गेहूं को मैं क्या करूंगी, मुट्ठी भरी मैंने गेहूं की और उसको इस फनल में मैंने डाला, तो इन अलग अलग पाइप्स की हेल्प से वो मिट्टी में भिजते जाएंगे और इस तरीके से वो मिट्टी के अंदर धस जाएंगे, मिट्टी के अंदर वो उग जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो बीज बोए जाते हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, कहीं पर बहुत ज्यादा बीज हो जाते हैं, कहीं पर बीज उग ही नहीं पाते, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। अभी के जमाने में क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है इसी टाइप का लेकिन वो कुछ मॉडर्न तरीके से होता है, उसकी हेल्प से बीजों को बोया जाता है, ठीक है। मशीनों की सहायता से बीजों को बोया जाता है ताकि बीजों का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे खेत के अंदर, ताकि क्राउडिंग नहीं होगी, भीड़भाड़ नहीं होगी बीजों की बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से खेतों के अंदर बीजों को बोया जाता है, ठीक है। तो दो स्टेप हो गए हमारे, पहला हो गया प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया सोइंग सीड, ठीक है। अब इसके आगे के जो प्रोसेसेस है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज हम एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। हमने देखा फसलें क्या होती हैं, किनको आप फसलें बोल सकते हैं, हमने देखा कि फसलों के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने 7 स्टेप्स देखे। 2 के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, विच इज मिट्टी को तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, एंड नेक्स्ट वन इज सोइंग सीड यानी बीजों को बोना। अब बीजों को बोने के बाद उसके आगे क्या करना है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए कई बार पढ़ाते वक्त ऐसा हो जाता है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है हो या आपका ध्यान भटक जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, शायद आपको कोई कंटेंट हो जाए समझ में ना आए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखिए वीडियो को, ओके, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप पढ़िए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।